आज समझते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। ये बढ़िया से एकदम समझते हैं कि भारत में इसका क्या रोल था और ब्रिटेन इसको क्यों लेके आया था, अंग्रेज जो थे क्यों लेके आए थे इसको, और इसे महात्मा गांधी ने काला कानून क्यों कहा। क्योंकि ये रॉलेट एक्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इस पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर केवल याद करिएगा रॉलेट एक्ट क्या है तो ये तो सब याद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ध्यान रखना इस बात को। अब क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो घुमा कर जानने से पहले आपको डिटेल वाइज जाना पड़ेगा। हमारा जो भी वीडियो है सब डिटेल से है कि अगर मान लीजिए सब कोई जानता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सब कोई जानता है रॉलेट एक्ट हुआ था, सभी ने हुआ था, गांधी जी के जन्म हुआ था, लेकिन अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तो सब कॉमन हो गया है, सब कंपटीशन इतना टॉप हो गया है कि ये तो सब चीज़ कॉमन हो गया है। अब क्वेश्चन लेवल उठा कर दे रहा है, ध्यान रखना है। तो आपको डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर होने वाला है। तो समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ कब हुआ, 1914 से लेकर 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन एक अपने भारतीयों से, हमारे जो भारत के लोग थे उनसे कहा कि हमारे प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए। अगर हम जीतते हैं तो क्या करेंगे, आपके देश में लोकतांत्रिक सुधार करेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे, और जो गरीबी से संबंधित जो भी भारत में समस्याएं हैं उसको हम सुधारेंगे, और देश में आपको शिक्षा स्तर को भी सुधारेंगे। लेकिन इस बात को जब प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन जीत गया तो इसको मुकर गया, कहा कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं जानते हैं। इतने इतने हरामी थे ये लोग कि अपने बात पर भी नहीं टिके रहे। भारत के लोग जाकर साथ दिए थे, बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा हिस्सा लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय लोगों को ये लोग धोखा दे दिए, और जो भी चीज़ें थी, जो मानने वाले थे भारत के लोग को, जो आश्वासन दिए थे उसको नहीं किए। और उसके विरुद्ध में अगर भारत के लोग क्या किए कि उसके विरुद्ध में सोचे कि चलिए अब हम आंदोलन करते हैं कि भाई हमारे बात को क्यों नहीं माने, क्योंकि उसे लड़ तो सकते नहीं है, इसलिए हम आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन करने के लिए गए तो एक रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, हर देश में आंदोलन होने लगा। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या है, एक रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, एक नियम कानून पारित कर दिया। ये जो नियम कानून था ये क्या था, इसको बढ़िया समझते हैं। गांधी जी ने इसको काला कानून क्यों कहा था, इसको समझते हैं। देखिए, अब बताइए, आश्वासन दिया था लेकिन जो अपने मुंह से मुकर गए, ठीक है। कब पारित हुआ, मार्च 1919 को। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, 19 में इसको पारित कर दिया है कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना। देखिए, इतने बदतमीज और इतने धोखेबाज थे, इनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वादा करके आप नहीं पूरा करते हैं तो आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। ये जो अंग्रेज थे, मार्च 1919 में एक अधिनियम पारित किया जिसे रॉलेट कहा गया। ध्यान रखना है, रॉलेट नाम क्यों पड़ा आगे समझते हैं ध्यान से। रॉलेट एक अधिनियम का आधिकारिक नाम जो था अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। ध्यान रखना है, रॉलेट एक्ट अब क्वेश्चन में बहुत कम देता है, पूछता है इसका आधिकारिक नाम क्या था। तो आपको ध्यान रखना है, आधिकारिक नाम जो था उसका अराजकता क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। ध्यान रखना है, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है कि अराजकता अपराध क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, सर सिडनी रॉलेट के। जो सर सिडनी रॉलेट थे उन्हीं के नाम पर, चूंकि ये एक न्यायाधीश थे और इस रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष भी थे। ध्यान रखना है कि इनकी अध्यक्षता में ही रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था और इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इनका नाम सर सिडनी रॉलेट है, लास्ट वाला उठाकर इनका बना दिया गया। ध्यान रखना है, तो समझ गए, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर रखा गया, ये अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता किए थे सर सिडनी रॉलेट, एक न्यायाधीश भी थे पेशे से। हुआ क्या कि इस रॉलेट एक्ट में है कि जो भी देश में क्रांतिकारी आतंकवादी जो संगठन है, जो देश में देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी संगठनें हैं, जो भी क्रांतिकारी हो रही है, उसको दमनकारी नीतियों को कुचल देना, जो भी नीतियां हैं उसको ख़त्म कर देना, जो देश में अलग अलग जगहों पर देश को आज़ाद कराने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी कार्य हैं, उसको ख़त्म कर देना, इस रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य था। ध्यान रखना है, ठीक है, इतना समझ गए। अध्यक्ष कौन थे, कार्य क्या था कि आतंकवाद जो भी देश में राष्ट्रवादी नीतियां उसको कुचलने का काम कर रहा था। अब पूछता है क्वेश्चन कब लागू हुआ था। ध्यान रखना है कि 8 मार्च 1919 को इसे लागू कर दिया गया था।
कब? 8 मार्च 1919 को इसे देश भर में लागू कर गया था, ध्यान रखना है। तो पूछा है क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया था? 8 मार्च 1919 को। अब क्वेश्चन पूछेगा किसके नाम पर रखा गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये कौन से ये कानून के समय जब आया था रॉलेट एक्ट, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखिए उस समय जो भारत के वायसराय थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वायसराय थे, वो देश लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ध्यान रखना इस बात को, जो भी चीज़ें हैं ध्यान रखना है कि आपको अब केवल एक चीज़ याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको याद होना चाहिए। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उसके सर सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश थे पेशे से, उनकी अध्यक्षता में ये काम हुआ था, पारित किया गया था। कब किया गया था? 8 मार्च 1919 को इसे पारित किया गया था। आगे समझते हैं। इसका सिद्धांत अगर पूछेगा आपसे कि ये और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या था? तो इसका सिद्धांत था कि ना अपील करना है और ना दलील देना है और ना ही वकील रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना आप किसी के सामने कोई भी चीज़ें कह सकते हैं, ना अपने बेगुनाह को साबित करने के लिए कुछ कागजात चाहे जो भी सबूत है वो भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, और ना ही आप एक वकील रख सकते हैं अपनी सज़ा को लड़ने के लिए। तो ये एक मुख्य रूप से आपको ये समझना, आपके अधिकारों को इसे वंचित कर दिया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका सिद्धांत क्या था, तो आपको बताना है कि इसमें ना अपील कर सकते थे और ना दलील दे सकते थे और ना ही कभी वकील रख भी सकते थे। अपील का मतलब आप किसी अब जाके न्यायाधीश में अपील भी नहीं कर सकते, चाहे पुलिस थाना में अपील भी नहीं कर सकते। दूसरा, आप दलील भी नहीं, दलील का मतलब हो गया आप सबूत भी जो है आपके पास जो भी चीज़ें हैं जो आपको बेगुनाह साबित करेगा उसको भी नहीं कर सकते। तीसरा कि आप अगर किसी भी न्यायालय में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या जिला न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय हो, तो आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है, वो भी नहीं रह सकते। इस कानून के अंतर्गत लिखा गया था, ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ये था रॉलेट एक्ट के अंदर कि अगर किसी व्यक्ति को शक होता है, ध्यान रखना है, शक होता है, सज़ा तो अलग बात है, मुजरिम हो गया अलग बात है, लेकिन किसी को अगर भारतीय जो भी भारत के रहने वाले ब्रिटेन के लोग हैं, ब्रिटेन की सेना है, वो अगर शक के आधार पर उसको 2 वर्ष का कारावास किया जा सकता है। शक के आधार पर, ध्यान रखना है, शक के आधार पर उसे 2 वर्ष की सज़ा को सुनाई का प्रावधान था इस एक्ट के द्वारा। तो समझिए ये काला कानून क्यों है, इसे काला एक्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि शक के आधार पर कितने वर्षों की सज़ा आपको इसमें दी जाने वाली थी, तो ध्यान रखना है 2 वर्षों तक। ये क्या था? ना अपील, ना दलील और ना वकील को रखने वाला इसमें सिद्धांत वर्णन किया गया था, इसलिए इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो उच्च न्यायालय में इसे पारित किया गया, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो न्यायाधीश थे, उसमें कितने न्यायाधीश थे? ध्यान रखना है, उसमें 3 न्यायाधीश थे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी आपको दिमाग में आया होगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपको। केवल ये नहीं कि कब हुआ था, कितने कितने, ऐसे नहीं होगा। केवल आपको यह याद ये भी रखना है कि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी याद करना है। कॉम्पिटिशन टफ हो गया है, अगर सब यही याद कर गए सबका नौकरी लग जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने थे? 3 गो थे। कितने थे? 3 न्यायाधीश थे, ध्यान रखना है। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट। उसमें न्यायाधीश कितने थे? 3 गो थे। यही जो 3 थे वही क्या किए थे? मुख्य रूप से इसके पारित किए थे न्यायाधीश, ध्यान रखना है। अब क्या था इसमें जो भी लिखा गया, मतलब जनता के जो भी अधिकार थे उसको वंचित कर दिया गया, और जो प्रेस था, प्रेस मतलब मीडिया था, उसको भी नियंत्रित कर लिया गया था। आज के डेट में भी वही हाल है, ठीक है, वो रॉलेट वाला हाल है। आज मीडिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 162वें 63वें नंबर पर आता है हमारा मीडिया। तो ये समझने वाली चीज़ें क्यों आता है, क्योंकि देश में देखिए लिखा गया है कि वो नियंत्रण अधिकार, प्रेस में नियंत्रण का अधिकार कर लिया। अगर आपको
किसी चीज़ को फैलाना से रोकना है, फैलने से रोकना है, तो आपको सबसे पहला काम करिएगा, प्रेस को जो है, जो मीडिया है उसको कंट्रोल कर लीजिए। वो आपको गलत चीज़ें जब ना देगा और ना आप अधिकार को लिए लड़िएगा। तो ये चीज़ें अभी भी भारत में, देश में हो रही है। मीडिया को बहुत से ज़्यादा अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मीडिया जो है अपना जो मूल मुद्दा है उसको छोड़कर अदर जो भी चीज़ें हैं उस पर फोकस ज़्यादा कर रही है, इसको समझना है। तो मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि प्रेस नियंत्रण कर लिया गया ब्रिटेन के सेना द्वारा, ब्रिटेन के शासक द्वारा, ध्यान रखना है। अब जो इस न्यायालय था, जो कानून था, इसमें निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब चुने हुए सदस्य भी थे इस कानून के तहत। और कौन कौन थे, तो ध्यान रखना है 3 भारतीय थे। तीनों भारतीय का शब्द यहाँ पर भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही था, ध्यान रखना, उस समय की बात है। नहीं तो जिन्ना जी तो कभी चले गए थे 1947 में, तो इनको नहीं रखना है, भारतीय नहीं है ये। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय निर्वाचित सदस्य थे। बताना है आपको कमेंट में कि मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रखना इस बात को, कमेंट में आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान रखना है, जिन्ना वही जिन्ना है जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, स्थापना किया था और भारत में पाकिस्तान की मांग की थी, ध्यान रखना है। दूसरा, मजहर उल हक थे। 3 कौन, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना भी कहिए ध्यान से, और मजहर उल हक थे, ध्यान रखना है। 3 भारतीय थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है कि बताइए जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत में भारतीय निर्वाचित सदस्य कौन कौन से थे, ध्यान रखना है। ऑप्शन में 3 को 4 को दे देगा, आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। कौन, मदन मोहन मालवीय, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा मजहर उल हक थे, ध्यान रखना है, तीनों ध्यान रखना है। आगे अब हुआ कहा कि इसके विरुद्ध में ये जब ये कानून पारित हुआ, ये जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, तो इसके विरुद्ध में तीनों सदस्य जो थे, मदन मोहन मालवीय, जिन्ना और मजहर उल हक, तीनों जो थे इसके विरुद्ध में अपना पद से इस्तीफा दे दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो कौन 3 भारतीय पद से अपना इस्तीफा दे दिए, तो ये तीनों थे, ध्यान रखना है। अब विरोध हड़ताल कब चालू हो गया, 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरुद्ध में हड़ताल चालू हो गया। अब सभी भारतीय हर जगह, दिल्ली में, पंजाब में, लाहौर में, हर जगह इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था, क्योंकि भारतीय के अधिकारों का हनन था। भारतीय को एक तरह से गुलाम को जंजीरों से बहुत ज़्यादा जकड़ने की ये साजिश थी, ध्यान रखना है। तो कब हुआ, 6 अप्रैल 1919 को इसका हड़ताल शुरू हो गया, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा इस हड़ताल में अलग अलग जगह पर, लाहौर में अलग था, दिल्ली में अलग था, पंजाब में अलग था, अमृतसर में अलग था, हर जगह अलग अलग था, हर जगह के अलग अलग नेतृत्व लोग कर रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था, ये तो हर जगह हो रहा था, तो बताइए दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था, ध्यान रखना है। किसने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। दिल्ली में क्या कहना है, श्रद्धा व्यक्त करना है, तो दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए रॉलेट एक्ट के समय, बताइए रॉलेट एक्ट के समय दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसका विरुद्ध किया था, इसके नेतृत्व किए थे, ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें गांधी जी की एंट्री कब हुआ, तो गांधी जी को एक निमंत्रण पत्र दिया गया। आपको पिछले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तभी गांधी जी को 2 लोगों ने, संत रावत और राजकुमार शुक्ला ने बुलाने गए थे लखनऊ। दूसरा, जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ तो उसमें भी पत्र लिखकर जो भी शंकर दयाल जो भी चीज़ें हैं, मदन जो भी लाल हैं, वो दोनों बुलाए थे गांधी जी को। अब गांधी जी को बुलाए किसने थे, निमंत्रण दिया था किसने, स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल, ध्यान रखना है। स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली से थे, आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, और डॉक्टर सत्यपाल जी ने क्या किया था, गांधी जी को निमंत्रण दिया है कि आइए। इस सत्याग्रह के विरुद्ध में गांधी जी बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, हर जगह क्षेत्र से लोगों को संगठित किए। गांधी जी का एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांधी जो थे अहिंसावादी थे। इसमें अपने जो भी सहपाठी थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, उनको बताए थे कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के राह पर चलकर
इस मार्ग में चलकर रॉलेट एक्ट का विरोध करना है। और ऐसा ही हो रहा था। आपको बताए थे खेड़ा सत्याग्रह में और चंपारण सत्याग्रह में हिंसा नहीं करने के लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रेरित किए। इन्हें अहिंसावादी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो गांधी जी को प्रदर्शन करते देख देख एक व्यक्ति थे, ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद के अवगत हुए थे। गांधी जी को सत्याग्रह देखते हुए गांधी जी की जो देश प्रेम है, राष्ट्र के प्रति नेतृत्व है, जो राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन है, उसको देखते हुए एक व्यक्ति थे जिसने राष्ट्रवाद में प्रयोग किया। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद अगर हिस्ट्री में जाइएगा तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, भौगोलिक रूप से जो प्रेम और एकता का वाहक बनाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो इस राष्ट्रवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कौन व्यक्ति? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ध्यान रखना है। किसने? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दे, इनको शॉर्टकट में किचलू भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पहली बार डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भारत से राष्ट्रवाद से प्रेरित कब हुए थे? भारत के आंदोलन में कब घुसे थे? तो रॉलेट एक्ट के समय। किससे प्रेरित होकर? गांधी जी से। किस आंदोलन में? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन में, ध्यान रखना है। कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पंजाब में विरुद्ध का प्रदर्शन क्यों हो रहा था? तो देखिए ये हर जगह हो रहा था, लाहौर में भी हो रहा था, दिल्ली में बताए हैं डॉक्टर स्वामी श्रद्धानंद ने इनका नेतृत्व किया था, और पंजाब से भी नेतृत्व किए थे, ध्यान रखना है, और लाहौर में भी हो रहा था। हर जगह दिल्ली से लेके लाहौर तक ले, पंजाब से लेके अमृतसर तक ले, हर जगह इसका विरुद्ध हो रहा था। अब क्या हो गया? गांधी जी को बोले, डॉक्टर सत्यपाल और श्रद्धानंद बोले कि आप आइए दिल्ली, और दिल्ली में होकर प्रदर्शन आप करते हैं। तो दिल्ली में जब प्रदर्शन कर रहे थे, किचलू भी वहाँ गए। उनको क्या किया? डॉक्टर सत्यपाल को, गांधी जी को और किचलू को उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके एक जेल में बंद कर दिया गया, ध्यान रखना है। तब जब बंद कर दिया गया तो पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा। पंजाब के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा, क्योंकि पंजाब के क्षेत्रों में एक जगह था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। यहाँ पर एक बैठक हुआ, सार्वजनिक बैठक, की आराम से इन लोगों को हम न्याय दिलाएंगे और हमारे इस जो भी कानून है इसके विरुद्ध में हम लड़ेंगे। और ये भी बात मेंशन किया गया कि हम लोग एकदम साधारण रूप से, सिंपल तरीका से, एकदम आसानी से बैठ के अहिंसात्मक रूप से हम इस कानून का विरोध करेंगे। तो सार्वजनिक बैठक हो रहा था आंदोलन के लिए, और आंदोलन में हजारों से हजारों लोग जुटे हुए थे। ये बात जनरल डायर, उस समय जनरल डायर कौन थे? ध्यान रखता है, जनरल पूछता है कि जनरल कौन थे? जनरल उस समय थे जनरल डायर, जनरल डायर थे। ये जनरल डायर को पता चल गया, और पता चल गया कि भारत के लोग जो हैं एक जगह बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना है, उसमें बहुत सारे, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, ध्यान रखना, एक जगह का नाम है। वहीं पर शांति से प्रदर्शन करके बच्चे बूढ़े सब के लोग सब बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये बात जनरल डायर को पता चल गई, और इसके जो भी सैनिक थे उसको पता चल गई, और ये क्या किया? बिना जांचे ना पहचाने वो उठे और इन लोगों पर जलिया बाग में अंधाधुंध गोली चलाए। अंधाधुंध गोली से हजारों लोग मारे गए। ये देश का एक बहुत बड़ा दुखद स्थिति था, ध्यान रखना है। तो कब जनरल डायर ने गोली चलाई थी, ठीक है, उसी समय जनरल डायर गोली चलाकर हजारों से जो भारतीय थे, लोग थे, छोटे बच्चे, सबको मार दिया, ध्यान रखना है। और बाद में जनरल डायर को गोली भी मारा था उधम सिंह ने, ध्यान रखना है। इस 1940 में जाकर उधम सिंह, जब ये गोली चलाया ना, तो ये भाग गया कहाँ? ब्रिटेन में जाकर उधम सिंह ने गोली मारा था 1940 में, ध्यान रखना है। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि हमारे भारतीयों का बदला लेने के लिए, कि जाओगे कहाँ बच के, जान ना बचेगा वहू में, कहीं भी जाओगे, इसलिए जो उधम सिंह को गोली मार दिया गया। किसने मारा? जनरल डायर को गोली किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। कब मारा? 1940 में, ध्यान रखना है।
तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो आगे इसको जानेंगे क्यों हुआ था, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया थी, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो उसको जानेंगे। तो ध्यान रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली भी मार दिया था। कब मारा था? 1940 में जाकर लंदन में मार दिया था गोली। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे काला एक्ट के नाम से जाना जाता है। काला एक्ट, काला कानून भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछेगा काला कानून किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, ध्यान रखना है। गांधी जी ने इसे काला कानून के नाम से जानते थे, ध्यान रखना है, इसे कहे थे, क्योंकि ये एक तरह से भारतीयों के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा था। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बनती है, ध्यान रखना है। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ध्यान रखना। रॉलेट एक्ट से कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए प्रश्न क्या बनते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ में लाए गए एक रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन करना। रॉलेट एक्ट का मुख्य कारण क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। कब रॉलेट आया था? मार्च 1919 को आया था। अब दूसरा है कि अगर एक समिति का गठन 1917 में किया गया था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत में क्रांतिकारी दमन नीतियों को समाप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। कब? 1917 में कर दिया गया था, ध्यान रखिए। कब हुआ था पारित विधेयक? मार्च 1919 में ये पारित हो गया विधेयक, जो पारित हो गया था, ध्यान रखना है। उस समय वायसराय कौन था भी बताए थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखना है इस बात को। इसका कार्यकाल भी लिखे थे, 1916 से लेकर 21 तक थे इनका कार्यकाल है। देशव्यापी सत्याग्रह सबसे पहले भारत में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने किया था? तो गांधी जी ने। अब अगला कि लगान न देने के सुझाव किसने दिया था? कि लगान नहीं देना है, इसकी सुझाव किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, जो दिल्ली के नेतृत्व कर रहे थे उस समय, ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो अब बताए हैं कि इसको इंग्लिश में कहते हैं द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनल क्राइम एक्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, जलियांवाला नरसंहार क्यों हुआ था आपके कारण पूछेगा, तो ध्यान रखिए रॉलेट एक्ट पारित के विरुद्ध में जो आंदोलन कर रहे थे, इसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे समझे कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, क्यों कैसे हुआ था, इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। ये कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपको याद रखना है।